हाय, मैं दिलीप कुमार दी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज एनसीईआरटी बुक के 1.3 से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। परिमेय संख्या कहने का अर्थ है कि वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी p/q के रूप में हो, वह परिमेय संख्या होता है। p/q के रूप में जो हो वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन p/q के रूप में जो भी संख्या है, अगर ऊपर में अंश में मान लीजिए कि 32 है, नीचे में रूट में 2 है, तो यहाँ पर ये देखने से लगता है कि ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय तथा अपरिमेय से कुछ भी संख्या हो सकता है। तो इसको सबसे पहले कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर रूट में है 32 का अगर हम गुणनखंड लेंगे तो 2 यानी 16, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ। अब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं रूट में 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, ये बटे में और रूट में 2। अगर इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाता है 4√2, नीचे में हो जाएगा रूट में 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बराबर में, जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो है, ये 4 जो है परिमेय संख्या है। लेकिन रूट के अंदर जो भी संख्या रहता है, अगर उसका वर्गमूल पूरा बन जाता है तो वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल पूरा नहीं बनता है वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि अगर रूट में 7 है तो इस 7 का पूरा वर्गमूल नहीं बनता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। रूट में जैसे कि 4 है तो इसका पूरा वर्गमूल जो होता है 2 हो जाता है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। रूट में अगर 16 है, इसका वर्गमूल 4 हो जाता है, इसलिए परिमेय संख्या है। अगर रूट में 11 है तो 11 का वर्गमूल नहीं बनता है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। सबसे पहली बार अगर सीधा तौर पर कहा जाए तो रूट के अंदर जो भी संख्या होता है, अगर उसका वर्गमूल हो जाता है तो परिमेय संख्या होता है, अगर नहीं होता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। सिंपल तौर पर देखना है कि रूट के अंदर जो भी संख्या है वो परिमेय संख्या यानी वर्गमूल बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है तो परिमेय संख्या है, अगर नहीं बनता है तो अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई भी दो संख्या भिन्न के रूप में हो, जैसे कि रूट में अगर दे दिए 32, नीचे में दे दिए रूट में 7, ये परिमेय तथा अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे कि ये परिमेय होता है कि अपरिमेय। अब यहाँ पर देखेंगे 32 को अगर हम तोड़ते हैं तो 4√2 होता है। लेकिन रूट नीचे में है रूट में 7, नीचे में है रूट में 7, यहाँ पर नीचे में भी है ऊपर में भी है, ये दोनों नहीं कट रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। हम 9th क्लास में पढ़े थे कि अगर एक अपरिमेय तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या होता है। अगर एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तब भी अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तब भी अपरिमेय होता है। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय को अपरिमेय में जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे, तीनों स्थिति में अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अपरिमेय में अगर अपरिमेय को जोड़े तो कुछ भी हो सकता है। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाए तो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकता है। अपरिमेय में अगर अपरिमेय से गुना करे तो कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, √2 जो है अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। अगर हम ये जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 2√2 हुआ, ये अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि रूट वाले जो भी संख्या है उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं बन रहा। अगर इन दोनों संख्या को अगर हम गुना कर देते हैं तो रूट में हो जाता है 4, जिसका वर्गमूल हो गया 2। ये परिमेय संख्या हो गया। तो कहने का अर्थ है कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय तथा अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर गुना में देखिए परिमेय मान लेते हैं, यहाँ पर 3√7 है, ये अपरिमेय संख्या है। अगर एक अपरिमेय संख्या √7 से अगर हम भाग दे देते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। इसलिए अगर परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय ही रहेगा। परिमेय में अगर अपरिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय ही रहेगा, लेकिन अपरिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो परिमेय तथा अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट अगर 7 है अपरिमेय है, यहाँ पर √3 दे देते हैं तो अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दे रहे हैं, फिर भी ये अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन यहाँ पर रूट में अगर 2 रूट यहाँ पर 7 है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर नीचे में अगर √7 से अगर भाग देते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस करना उचित नहीं है, क्योंकि ये 9th क्लास से रिलेटेड है। 10th क्लास में सबसे पहले ये आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले ये बात आपको सीखना होगा कि अगर 4 ऑप्शन है, अगर आपको बोल दिया कि इसमें से चुनी कि कौन अपरिमेय संख्या है, कहने का मतलब है कि अगर हमारे परीक्षा में अगर बोल दिया जाए कि इसमें से चुने की कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें से चुने की कौन अपरिमेय संख्या है, उसमें 3 अपरिमेय संख्या घुसा देगा और 1 परिमेय संख्या घुसा देगा। तो 3 को छांट करके 1 निकालना है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहेगा। अगर उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन परिमेय है, 3 ऑप्शन परिमेय का दे दिया, यानी 3 ऑप्शन अपरिमेय का दे दिया और 1 परिमेय का दे दिया, तो उसमें से हमको चुन के निकालना है और टिक लगाना है कि कौन परिमेय संख्या है। ये हमको पूछा जाएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से कि ऑब्जेक्टिव में कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। आगे इसको देखेंगे तो आगे है कि सिद्ध करने के लिए कि कौन अगर √2 अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, √5 अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे कि कैसे √5, √7, √11 अपरिमेय संख्या होता है। देखते हैं। हमको अगर बोल दिया सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमको सिद्ध करना है कि कैसे अपरिमेय संख्या। अगर ये बोल दिया कि √7 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत हम मान के चलेंगे, इसका विपरीत हम मान के चलेंगे। यहां पर मानेंगे, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। अगर √7 हम अगर परिमेय संख्या माने हैं, तो अगर इसको परिमेय संख्या अगर हम माने हैं तो इसको क्या लिखेंगे, √7 बराबर P बटे Q, √7 बराबर P बटे Q। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। आगे लिखना है कि अगर इसका कोई गुणनखंड है, गुणनखंड कहने का मतलब है कि P और Q में किसी संख्या से भाग लग रहा है, जैसे कि 6/4 है। अगर इसका कोई गुणनखंड है तो इसका कहने का मतलब है कि 6 और 4 दो संख्या से कट रहा है, जैसे कि 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2। इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये जो हो गया अभाज्य गुणनखंड संख्या के रूप में। अभाज्य गुणनखंड संख्या
रूप कहने का अर्थ है कि ये अब किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है। तो इसलिए ये अगर ये p/q 6/4 के रूप में है तो उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी जो भी काट करके होगा वो हम इस रूप में लिखेंगे। तो आगे यहाँ पर लिखेंगे यदि p और q का कोई गुणनखंड है तो हम उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। यानी किसी भी संख्या से कट रहा है तो हम उसको काट देते हैं। तो आगे हो जाएगा √7 बराबर, मान लीजिए किसी संख्या से 2 से 3 से किसी भी संख्या से कट रहा है तो इसको दूसरा संख्या मान लेते हैं a/b, यानी a/b। a/b अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। इसका कहने का मतलब है कि a और b अब किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्रॉस गुना करेंगे, यानी √7b बराबर a, समीकरण 3। अब यहां लिखेंगे समीकरण 3 के दोनों पक्ष को गुना वर्ग करने पर यानी समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा √7b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। अगर इसको करते हैं तो 7b² बराबर a²। अब यहाँ पर होगा कि 7 a² को विभाजित करता है, चूंकि इसलिए 7a को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर मान लेते हैं चल, यानी ये जो है 7a² यानी 7a² को विभाजित करता है, इसलिए 7a को भी विभाजित करेगा। ये कहने का अर्थ है प्रमेय 1.3 यानी एनसीईआरटी बुक के 1.3 में जो प्रमेय है वो कहता है कि यदि a p² को विभाजित करता है तो a p को भी विभाजित करेगा, यानी उसके अनुसार, यानी 7a² को विभाजित करता है इसलिए 7a को भी विभाजित करेगा। यानी इससे आगे अब क्या करेंगे, b बराबर किसी तीसरा संख्या को मानेंगे, यानी पुनः माना कि a बराबर 2k, ये मान लिए। अब क्या करेंगे कि इस संख्या में a के जगह पर ये 2 जो है, ये 2 यानी अगर √2 अगर सिद्ध करने के लिए रहेगा तो 2 मानेंगे, √7 सिद्ध करने के लिए रहेगा तो 7 मानेंगे, इसलिए यहाँ पर हमको 7 देना पड़ेगा। अगर √3 सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर √3 देंगे, यानी जो भी संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा अगर तीसरा संख्या हम मान रहे हैं तो वही संख्या यहाँ पर मानेंगे। आगे इस संख्या में इसका मान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में a का मान रखने पर, अगर मान रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7b² बराबर 7k का होल स्क्वायर, यानी 7b² बराबर 49k²। अब यहाँ से ये कट रहा है, यहाँ हो गया 7, यानी b²
बराबर 7k²। ये समीकरण मान लेते हैं 5। अब यहाँ फिर से लिखेंगे, अगर यहाँ पर इस तरफ से इस तरफ लिखे हैं, जैसे कि 7 यानी a² 7 को विभाजित करती है, इसलिए a 7 को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे 7 b² को विभाजित करता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 7 b² को विभाजित करता है, इसलिए 7b को भी विभाजित करेगा। ये भी है, पर मैं 1.3 के अनुसार। यानी ये भी है, 7b को भी परिभाषित करेगा, इसलिए हम माने थे कि रूट 7 a/b बराबर a/b अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। यानी √7 बराबर a/b हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में माने थे। अभाज्य गुणनखंड करने का अर्थ है कि a और b का कोई भी गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 a को भी विभाजित कर रहा है और यहाँ पर 7 के b को भी विभाजित कर रहा है। इससे यहाँ पर हम देखते हैं कि a तथा b का गुणनखंड है, इसलिए a/b परिमेय संख्या नहीं है। अतः a/b परिमेय संख्या नहीं है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि ये सवाल एक तरह से ऐसा सवाल है जिसको आप ये समझ लीजिए कि याद करके रखना पड़ेगा। ये विधि हो या जो भी विधि हो, आप किसी भी तरीका से इसको बार बार यानी रिपीट करके इसको याद रख सकते हैं, वैसे ये याद रहने वाला नहीं है। आगे देखते हैं। अब सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए √2, √3, √7 ये जो मामला है ये थोड़ा लंबा होता है। बाद बाकी ये भी जो भी संख्या है वो एक बोर्ड में ही खत्म हो जाएगा। यानी छोटा सा है कि आपको जो भी संख्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी संख्या है इसमें से छांट करके परिमेय को एक साइड करना है और अपरिमेय को एक साइड करना है। यानी इस पूरे यानी जो भी संख्या है उसमें क्या करना है, रूट वाला जो भी संख्या होगा उसको एक साइड करेंगे और जो बिना रूट वाला है उसको एक साइड कर देंगे। मान लीजिए कि 1/√2 है, इस 2 को एक साइड करना है और बाद बाकी को एक साइड करना है। √7 यानी 7/5 रूट अगर 7 है तो इसको एक साइड करना है रूट वाला को,
और बिना रूट वाला जो भी संख्या है, जैसे कि 5 और 7, इसको एक साइड करना है और दिखा देना है कि ये परिमेय अपरिमेय संख्या कैसे। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है, यानी इस रूट 5 को हम कैसे अलग करते हैं। इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि परिमेय संख्या। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा, यानी 3 + 2 √5 बराबर p/q, समीकरण 1। फिर वही बात लिखेंगे, अगर इसका कोई गुणनखंड है तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिखते हैं। यदि p तथा q का कोई गुणनखंड है तो हम उसे अभाज्य यदि कोई अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, यानी 3 + 2 √5 बराबर निकाट करके a/b, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब इसको एक साइड करते हैं, इस 3 को हम क्या करेंगे, उस साइड लेकर के जाएंगे, तो इस साइड बढ़ जाएगा 2 √5 बराबर a/b -3, यानी यहाँ पर लेंगे इसका, यानी 2 √5 बराबर, इसको अगर लघुत्तम लेते हैं तो b, यहाँ पर a -3b। अब क्या करेंगे, एक यानी क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुना नहीं करेंगे। इस साइड अगर गुना में है तो उस साइड क्या होगा, भाग में, यानी रूट में 5 बराबर a -3b बटे में b और भागा में 2। यहाँ तो नीचे में दे सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे, √5 बराबर a -3b बटे b। यहाँ पर अगर भाग है, यहाँ पर अगर गुणा देंगे तो ये ऊपर चलेगा जाएगा और 2 नीचे आएगा, यानी 1/2। अब इसको आगे लिखते हैं, तो √5 बराबर a -3b बटे b को इससे 2 से गुना करेंगे 2b, समीकरण हो गया 3। अब हम जानते हैं कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है, और इस a और b में कोई भी मान रखेंगे, a और b का कोई भी मान रखेंगे तो ये हर हमेशा परिमेय संख्या आएगा। मान लेते हैं a का मान 1 रखेंगे, इसका मान 1 रखेंगे, तो 1 यहाँ पर -3, तो -3 में से 1 गया, यानी माइनस में 2 बटे हो जाएगा 2/2 यानी 1। यानी अब इस परिमेय में क्या आएगा, ये हर हमेशा इस साइड परिमेय आएगा, लेकिन 5 अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का, ये हो गया दायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, लेकिन बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास होता है कि 3 +
2√5 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। यानी इसी तरह से क्या करना है कि किसी भी संख्या जो भी होगा ना, जितना भी बड़ा होगा, उसमें परिमेय संख्या को एक साइड और अपरिमेय संख्या को एक साइड करेंगे। इस तरह से हो जाएगा ये सिद्ध कि ये अपरिमेय संख्या है। देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि शांत और अशांत कैसे होता है। यानी कोई भी भिन्न संख्या को हम कैसे समझे कि वो शांत संख्या है और अशांत संख्या है।